मैं सऊदी अरब में एक अरबी के घर काम करती थी। वहाँ रोज़ रात को सोते हुए अरबी मर्द अपने कंबल में बर्फ़ लेकर सोते हैं। रात जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कहते हैं कि कोई बदसूरत नहीं होता बल्कि इंसान असल में गरीब होता है। ये मिसाल मेरी माँ पर बिल्कुल फिट बैठती थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर पुराने और फटे कपड़े पहनकर उनकी खूबसूरती में दाग लग जाता, जिस वजह से वह आम लोगों की तरह ही लगती थी। मगर जब ईद आती तो मालकिन माँ को अपने कुछ नए जोड़े निकाल कर देती थी और साथ में अपना कुछ पुराना मेकअप भी दे देती थी और कुछ पुरानी ज्वेलरी वगैरह। सिर्फ इतने से ही सामान से मेरी माँ ईद वाले दिन इतनी खूबसूरत लगती थी कि नहीं लगता था कि आम दिनों में ये औरत घर घर जाकर साफ़ सफाई का काम करती है। ईद वाले दिन तो मेरी माँ मेरी मालकिन से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसलिए जलन की वजह से अब मालकिन ने मेरी माँ को अपने कपड़े भी देने बंद कर दिए थे। मेरी माँ की 2 बेटियाँ थीं, एक मैं और एक मुझसे 3 साल छोटी थी। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी मेरी छोटी बहन थी और अपनी इस खूबसूरती का उसे पता था। वह माँ से कहती थी कि माँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं काम करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। आप मुझसे बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद मत रखना कि मैं घर घर जाकर लोगों के झूठे बर्तन साफ़ करूँगी। मैं तो किसी शहजादे से शादी कर इस छोटे से घर से चली जाऊंगी। माँ और मैं उसकी बातों पर हंस देते। माँ उससे कहती कि झोपड़ियों में रहने वालों के मुकद्दर में भला शहजादे कहाँ से आएंगे, हमें अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए। मगर ये लड़की कभी नहीं मानेगी, बस अपने देखते रहेगी। मैं माँ के साथ काम पर जाया करती थी और वह जाने से साफ मना कर देती थी कि मैं कोई काम करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। माँ गुस्सा करती तो मैं उसे समझा देती, माँ उसे काम करने का क्यों कहती हो, वह ठीक तो कह रही है। उसके हाथ देखो कितने गोरे हैं, बिल्कुल दूध की मलाई जैसे। वह काम करेगी तो उसके हाथ भी हमारे जैसे कुरकुरे हो जाएंगे और ख़राब भी हो जाएंगे। माँ कहती, अगर मेरा बस चलता तो तुझसे भी काम ना करवाती, मगर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। मैं ये बातें समझती थी, इसलिए मुझे माँ के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी की जैसी चल रही थी मैं उसी से खुश थी। लेकिन माँ और मेरे ख्याल में भी नहीं आता था कि मेरी छोटी बहन किन रास्तों पर चल निकली है। मुझे 1-2 बार हमारे मोहल्ले में रहने वाली एक आंटी ने बताया था कि अपनी छोटी बहन पर नज़र रखा करो, उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं। लेकिन मैंने उनकी इस बात पर भरोसा नहीं किया। मगर वो हो गया जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और ना ही मेरी माँ ने कभी ऐसा सोचा था। एक दिन जब अपने काम से घर वापस आए तो वह घर पर नहीं थी, बल्कि उसका एक लेटर था जिसमें उसने लिखा था कि उसे अपने सपनों का शहजादा मिल गया है और वो उसके साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। माँ को तो इस बात से बहुत बड़ा झटका लगा था। उनकी नाज़ों से पाली हुई बेटी ना जाने किसके साथ चली गई थी, कौन था, कैसा था, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। कुछ दिनों बाद पता चला ने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली थी और उसके साथ सऊदी अरब चली गई है। उसके जाने की बात को माँ ने अपने दिल से लगा लिया और बीमार पड़ गई। अब मैं ही काम करती और घर का गुजारा होता था। जिस घर में नौकरी करती थी, एक दिन वहाँ पर एक बड़ी पार्टी थी जिसकी सारी तैयारी मैंने अकेले ही की थी। अगले दिन मेरे मालिक ने मुझे बुलाया और पूछा, अगर तुम्हें किसी भी अच्छी जगह काम करने का मौका मिले तो तुम क्या करोगी। मैंने उनसे कह दिया, इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, बल्कि इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, उनका इलाज बहुत ज़रूरी है। मेरे मालिक ने कहा, कल हमारे घर पार्टी में एक दोस्त को तुम्हारे काम करने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगा था। वे चाहते हैं कि तुम वहाँ उनके लिए काम करो। तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा होगी। मैंने मालिक से कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। उनका घर कहाँ है? मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं कुछ भी करने को तैयार थी। मालिक कुछ देर खामोश रहे। यह देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। फिर कहा कि तुम्हें सऊदी जाना होगा। यह सुनकर मैं खामोश हो गई। इतनी दूर अपनी बीमार माँ को अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकती थी। उस समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर बाप और भाई का साया मेरे सर पर होता तो मेरे लिए कितनी अच्छी बात होती। माँ ने हमारे पिता के बारे में हमें कभी नहीं बताया था। बस इतना पता था कि
2 बेटियों की पैदाइश के जुर्म में मेरे पिता ने माँ को तलाक दे दी थी और घर से निकाल दिया था। मैंने घर जाकर माँ को बताया कि मुझे सऊदी जाने का मौका मिल रहा है, तो माँ ने मेरी आगे की बात सुने बगैर ही मेरे हाथ पकड़कर कहा, तू वहाँ चली जा, क्या पता तुझे वहाँ तेरी बहन मिल जाए। मेरा दिल कहता है कि वह किसी मुश्किल में है, तू वहाँ जाएगी तो उसे ढूंढ कर वापस लेकर आना। मैं परेशान थी कि माँ को अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ, मगर माँ ने जिद पकड़ ली थी कि तुम्हें जाना ही है। उसकी जिद की वजह से मैंने मालिक को हाँ कह दी। मालिक ने बहुत जल्द ही मेरा वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ तैयार करवा दिया और मैं सऊदी में आ गई। मुझे वहाँ एक अरबी के यहाँ काम करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ा और आलीशान घर था। यहाँ कोई औरत नहीं थी, बस वह अकेला रहता था, मगर मेरी तसल्ली के लिए ये बात काफ़ी थी। वहाँ 2 औरतें और काम करती थीं और एक औरत का काम खाना पकाना और दूसरी औरत का काम साफ़ सफाई करना था। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब यहाँ पहले से ही काम करने वालों की कमी नहीं है तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। लेकिन जल्दी ही ये बात मैं समझ गई। अब मेरे आते ही सब नौकरों को छुट्टी दे दी गई थी और मुझ पर सारे काम की जिम्मेदारी डाल दी थी। जहाँ 3-4 लोगों को अलग अलग तनख्वाह दी जाती थी, वहाँ मुझे अकेले को तनख्वाह देकर मालिक को सुकून था। मैंने भी इस बात पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी जितनी तनख्वाह थी वह मैं अपने घर पर भेज देती और उसमें मेरी माँ का इलाज बहुत अच्छे से हो रहा था। मैंने कभी भी मालिक के किसी काम में कोई दखल अंदाजी और दिलचस्पी नहीं ली। मैं अपने काम से काम रखती थी। ना मैं यहाँ अपने मालिक से बात करती थी और ना वह कभी मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। इसलिए यहाँ वक्त अच्छे से गुजरने लगा। कभी कभी मुझे इस घर में बहुत अजीब सा महसूस होता, क्योंकि हर 3-4 दिन में मेरे मालिक के दोस्त उनसे मिलने आते थे और जब वो घर पर आते तो मालिक मुझसे कहते कि तुम मुझे कमरे के दरवाजे पर ही शरबत दे देना और अंदर मत आना। मुझे शक होता कि मालिक क्यों मुझे उनके दोस्तों को देखने नहीं देते। फिर मैंने भी सोचा कि चलो अच्छा ही है, मुझे भी कौन सा उनके मेहमान से मिलने का शौक़ है। मेरे मालिक को इंग्लिश और अरबी बहुत अच्छी तरीके से आती थी, मगर मैं इंग्लिश कभी भी नहीं पढ़ सकती थी। एक दिन मेरे मालिक की तबीयत ख़राब हो गई। पहले वे अपने मेहमानों को खुद रिसीव करने जाते थे, मगर अब की बार उन्होंने मुझे कहा कि जाओ मेहमानों को लेकर आओ। मैंने मेहमानों के लिए दरवाज़ा खोला और अंदर लेकर आ गई। थोड़ी देर बाद मैंने ड्रिंक देने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। मेरे अंदर जाते ही जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गई। जब किसी की तबीयत देखने आते हैं तो फल, खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हैं और ये लोग सिर्फ बर्फ़ लेकर आए थे। मुझे कमरे में देखकर मेरे मालिक बोले, जाओ तुम यहाँ क्यों आई हो। मैं कमरे से बाहर आ गई। मुझे उन पर शक हुआ, इसलिए मैंने कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वह सब लोग अरबी बोल रहे थे। रात को मैं जब मालिक को चाय देने गई तो मैंने देखा कि वह अपने कंबल में बर्फ़ रखे हुए थे। मैं देखकर हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आया तो मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आप अपने कंबल में बर्फ़ लेकर क्यों सो रहे हैं। वो कहने लगे, शायद तुम्हें नहीं पता, ये यहाँ का रिवाज है। अक्सर अरबी अपने कंबल में बर्फ़ रखकर सोते हैं क्योंकि उनसे उन्हें ठंडक मिलती है और वे जवान रहते हैं। ये बात तो मेरे लिए एकदम नई थी और हैरान करने वाली थी, क्योंकि कंबल में बर्फ़ रखकर सोना बहुत अजीब बात है। मैंने सोचा सऊदी एक बहुत बड़ा शहर है, हो सकता है यहाँ के कल्चर का हिस्सा हो। वैसे भी मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। यही सब सोचकर मैं इस बात को भूल गई। अब मैं सोच रही थी कि मुझे घर से बाहर भी निकलना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ हर कैद होने के लिए नहीं आई थी। मुझे अपनी बहन से भी तो मिलना है। जब मैं घर से बाहर निकलूँगी तो क्या पता अचानक से ही कुछ न कुछ हो जाए और मेरी बहन मुझसे टकरा जाए। मैंने अपने मालिक से बाहर जाने की इजाज़त ली थी। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मेरे मेहमान आया करें तो तुम हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें बनाकर 2-3 घंटों के लिए चली जाया करो। मैंने कहा ठीक है। वैसे मुझे कभी कभार बहुत ही हैरत होती थी कि मालिक के मेहमान आए दिन आते रहते हैं और वही मेहमान हर बार होते थे। शायद वो उनके दोस्त हैं और इसलिए इतनी बार वो तकलीफ़ से मिलने आते थे, और जब भी आते थे मालिक के लिए बर्फ़ ज़रूर लाते थे। उस दिन के बाद से मैं इस बात पर तवज्जो देने लगी थी। मालिक रोज़ ही बर्फ़ को अपने कंबल में कर सोते थे।
मगर सुबह जब उठकर जाते तो बेड गीला होना चाहिए था, मगर वह सूखा ही होता था। मुझे बहुत हैरानी होती और मैं सोच में पड़ जाती कि ये सब आखिर क्या है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मालिक रोज़ रात को बर्फ़ रखकर सोए और वह बर्फ़ ऐसे ही जमी रहे, पिघले ना। ये सब क्या था? सोच सोच कर मुझे तो चक्कर आने लगे थे। मगर जब मैंने एक दिन गौर से देखा तो ऐसा ही था कि वह बर्फ़ पिघलती नहीं थी। एक दिन मैंने छुपकर दरवाजे के हॉल से अंदर देखा तो वह सब दोस्त इस बर्फ़ के बड़े टुकड़ों को हाथों में लेकर देख रहे थे और उससे पानी भी नहीं निकल रहा था। मैं हैरान रह गई कि बर्फ़ ऐसी भी होती है। लेकिन ये दूसरा देश था, यहाँ की चीज़ों के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। एक दिन मैं घर से निकली ही थी कि मैंने एक बड़ी सी गाड़ी अपने मालिक के घर के आगे रुकती देखी। उसमें से कुछ लोग उतरे जो काले रंग का कोट पहने हुए थे। वे अंदर चले गए। शायद यह भी साहब के मेहमान ही थे। मैं फ़ौरन बाहर जाने के बजाय घर के अंदर आ गई। मैंने सोचा कि कहीं बाद में मालिक मेरे ऊपर गुस्सा ना करें कि मैं घर पर क्यों नहीं थी। अब उनके मेहमान आए थे, इसलिए मैं किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। जैसे ही मैं नाश्ता लेकर कमरे में जाने लगी, उनकी बातें सुनकर मैं वहीं रुक गई, क्योंकि इस बार हिंदी में ही बातें कर रहे थे। मेरे मालिक अपने दोस्तों से कह रहे थे कि तुम फिक्र मत करो, जो भी बात है हम यहाँ खुलकर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस समय घर पर अकेला हूँ और मेरी नौकरानी भी बाहर गई है। एक आदमी कहने लगा, ठीक है, तुम ये बताओ कि तुम कितने पीस भेजना चाहते हो। मैंने इस बार भी दरवाजे के होल से अंदर देखने लगी। मालिक ने अपने हाथ में ही वही बर्फ़ के टुकड़े पकड़ रखे थे और कहने लगे कि 15 पीस भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे हाथ से ट्रे गिरते गिरते बची। ऐसा भी होता था यहाँ वहाँ बर्फ़ बेची जा सकती थी। मैं अपने हाथ के ट्रे किचन में रखकर बाहर आ गई। जब मेरा दिमाग बराबर इसी बारे में सोच रहा था कि वह बर्फ़ आखिर मिलती कहाँ से है, इसका कारोबार क्या है। अगर मुझे पता चल जाता तो मैं भी ये कारोबार कर लेती। यही सोचकर मैं रात को खामोशी से उठी। मैंने सोचा कि मैं फ्रिज में देखती हूँ, क्या पता मुझे वहाँ पर वही बर्फ़ मिल जाए। लेकिन फ्रिज में कुछ ऐसा नहीं था। जब मेरे मालिक सुबह उठे और वॉशरूम गए तो फ़ौरन उनके कमरे में चली गई और कंबल उठाकर देखा तो उसके नीचे वही बर्फ़ थी। मैंने उसको हाथ में पकड़कर देखा तो वह बहुत ठंडा था। मैंने जल्द से वापस उसे उसकी जगह पर रख दिया और भागकर अपने कमरे में आ गई। मेरे मालिक रोज़ अपने कंबल में बर्फ़ रखकर सोते थे और इस बात का मुझे शक रहता था कि वह आखिर ऐसा क्यों करता है। मैं एक दिन ऐसे ही घर से बाहर टहलने जा रही थी कि मेरे पास से एक गाड़ी बहुत ही तेज़ी से निकली। उस गाड़ी में जो लड़की बैठी थी, पता नहीं क्यों वह मुझे मेरी छोटी बहन जैसी लगी। उसकी एक झलक देखकर ही मुझे ऐसा लगा कि वह मेरी बहन है। मैं जल्दी से उसकी गाड़ी के पीछे भागी, लेकिन वह गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे निकल गई और मैं देखती रह गई। एक दिन मुझे मालिक ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर छोड़ दूँगा। तुम इतने दिन उनका घर संभालना। मुझे इस बात में कोई बुराई नहीं लगी, क्योंकि मैं तो एक नौकरानी थी और मेरा काम ही काम करना था। फिर मैं वह चाहे यहाँ करती या किसी और के घर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता था। मालिक मुझे अपने दोस्त के घर छोड़ आए, जो ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने जाते ही वहाँ के सारे काम संभाल लिए। मालिक का ये दोस्त वही था जो अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। मैं इसको इसकी चेहरे से पहचानती थी, लेकिन मैंने यहाँ भी वही काम होते देखा जो मेरे मालिक के घर में होता था, तो मैं चौंक गई। मैंने अपने इस मालिक को भी अपने कंबल में बर्फ़ रखकर सोते हुए देखा। तब मैंने खुद से कहा, मैं तो इस बात को बहुत अजीब समझ रही थी और अपने मालिक पर शक कर रही थी, लेकिन यहाँ तो सारे लोग ही ऐसा करते हैं। सभी अपने कंबल में बर्फ़ रखकर सोते हैं। मैंने सोचा कि कितनी अजीब आदत है इन लोगों की, जो हमारे देश में नहीं है। इस मालिक के घर में ज़्यादा नौकर नहीं थे, एक मैं थी और एक माली। एक दिन मैंने घर के सारे काम निपटा कर सोचा कि मैं कुछ देर के लिए बाहर पार्क में घूमने चली जाती हूँ। शायद वहाँ जाकर मेरा दिल थोड़ा बदल जाए। मैं चलते चलते पता चला नहीं कब अपने पुराने मालिक के घर के बाहर पहुँच गई। मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं वहाँ से वापस मुड़ने लगी तो मेरी नज़र गेट पर पड़ी तो मैं दंग रह गई, क्योंकि मुझसे मालिक ने कहा था कि वे देश से बाहर जा रहे हैं, लेकिन मालिक तो यहीं थे अपने घर पर। उनकी गाड़ी भी यहीं खड़ी थी और उसके साथ साथ 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और खड़ी थीं। मैं गेट के अंदर चले गई और इससे पहले मैं घर के अंदर जाती, मुझे पीछे से आती एक गाड़ी की आवाज़ आई, जिसे देखकर मैं एक पेड़ के पीछे छुप गई। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ आज कोई पार्टी हो।
गाड़ी से जो लड़की उतरी उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी सांसें रुक गई हो। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी और शायद साथ में उसका पति भी था। मेरी बहन ने बहुत ही छोटे कपड़े पहन रखे थे और बहुत सारा मेकअप किया हुआ था, जिसका पति आगे आगे घर के अंदर चला गया और वह भी अपने पति के पीछे पीछे जाने लगी। इतने में मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वह मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा हो। फिर एकदम वह होश में आ गई और मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने इस देश में आई थी। तुम्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि हम पर तुम्हारे जाने के बाद क्या गुजरी। वह कहने लगी कि अभी मेरे पास इन सब बातों का समय नहीं है, मैं तुम्हें अपना फ़ोन नंबर देती हूँ। उसने अपने बैग से पेन निकालकर एक पेपर पर मुझे अपना नंबर लिख कर दिया। जब वह वापस अपना पेन अपने बैग में रखने लगी तो अचानक ही मेरी नज़र उसके बैग पर पड़ गई। उसके बैग को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसके बैग के अंदर भी वही टुकड़े रखे हुए थे। इससे पहले मैं उससे कोई सवाल करती वो जल्दी से अंदर चली गई। मैं अपने दूसरे मालिक के घर वापस आ गई। मेरी बहन यहाँ इस देश में आकर क्या से क्या बन गई थी। जब मेरे मालिक ने यहाँ पर पार्टी रखी थी तो उसने मुझे अपने दोस्त के घर क्यों भेज दिया था। अगर मैं वहाँ रहती तो क्या कर लेती। काश मैं वहाँ होती तो अपनी बहन को भी जी भर के देख लेती। उसी दिन शाम को मालिक मुझे लेने आ गए। मुझे शक हो रहा था कि उसने पार्टी के लिए मुझे क्यों नहीं बुलाया, आखिर क्या वजह हो सकती है। मैं घर के अंदर गई तो पूरा घर बिखरा हुआ था। वे कहने लगे कल मेरे यहाँ पार्टी थी, अचानक ही रखी गई थी, इसलिए तुम्हें बुलाने का मौका ही नहीं मिला। वैसे भी मेरे जितने दोस्त हैं वो हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। कहीं और कोई ड्रिंक करके तुम्हारे साथ बदतमीजी ना करे। तुम यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी हो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत करे। मालिक की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं उनके बारे में कितना गलत सोच रही थी। अब समझी कि मैं खामोखा ही उन पर शक कर रही थी और वे मेरे बारे में कितना सोचते हैं। मैंने जल्दी से पूरे घर की सफाई की, फिर मालिक के कमरे में आई। मालिक अलमारी में कुछ रखे रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे अलमारी मैंने साफ़ कर दी है, जितनी देर मैं वॉशरूम में आऊँ तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही समय है, जल्दी से कमरा साफ़ कर दो। मैंने बेड की चादर बदलते हुए चुपके से अलमारी को देखा। यह तो इंसान की फितरत होती है, क्योंकि जिस काम से उसे मना किया जाए वही करता है। मालिक ने मुझसे मना किया था कि अलमारी की सफाई मत करना, इसलिए शक में आकर मैंने मजबूर होकर जल्दी से अलमारी खोली। उनकी अलमारी के नीचे वाली दराज में बहुत सारे बर्फ़ के टुकड़े रखे हुए थे। वह मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं उन्हें चोरी तो नहीं करना चाहती थी, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर एक बर्फ़ का टुकड़ा जल्दी से अपने कपड़ों में छुपा लिया और फ़ौरन बाहर आ गई। ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैंने सोचा आज मैं भी रात को इसे अपने कंबल में रखकर सोऊंगी और देखूंगी कैसा लगता है। इसी समय मुझे ख्याल आया कि मुझे अपनी बहन को कॉल करनी है। मैंने घर के लैंडलाइन से उसका नंबर मिलाया। कुछ देर बेल जाने के बाद उसने फ़ोन उठा लिया और हेलो कहा। जब मैंने उससे कहा कि मैं बात कर रही हूँ तो वह कहने लगी अच्छा मेरी दोस्त कैसी हो तुम। मैं ठीक। क्या कहा, तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मेरे घर आ जाओ, मेरे पति भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मैंने कहा मैं क्या कह रही हूँ और तुम मुझसे क्या कह रही हो, मगर वह मेरी बात सुने बगैर सिर्फ अपनी ही बात कहे जा रही थी। उसने मुझे अपने घर का एड्रेस लिखवाया और धीमी आवाज़ में कहने लगी मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अपना चेहरा किसी रुमाल से ढक कर आना। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को पता चले कि तुम कौन हो। मैंने जल्दी से कहा ठीक है, मैं कल आऊँगी। अगले दिन मालिक को किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए मैंने मालिक से छुट्टी मांगी तो उन्होंने कहा ठीक है। मालिक के जाने के बाद मैंने अपने आप को अच्छे से कवर कर लिया और फिर अपनी बहन के घर का एड्रेस पूछती हुई उसके घर चली गई। वहाँ जाकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि मालिक की गाड़ी वहाँ पहले से ही खड़ी थी। मैंने हैरानी से सोचा मालिक की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है। फिर मुझे याद आया कि मेरी बहन और उसका पति उस दिन पार्टी में आए थे, वे ज़रूर मालिक के दोस्त होंगे। मैंने नौकरानी को अपने बारे में बताया तो वह मुझे मेरी बहन के पास ले गई। मेरी बहन ने दरवाज़ा बंद करके मुझे गले से लगा लिया और रोने लगी। थोड़ी देर में वह नॉर्मल हुई और मुझसे पूछने लगी कि यहाँ पर तुम किसके पास रह रही हो। मैंने जब उसे अपने मालिक के बारे में बताया जिसके घर तुम लोग उस दिन पार्टी में आए थे, मैं उन्हीं के घर रह रही हूँ।
वह घबरा गई, मुझसे कहने लगी कि ऐसे कैसे, तुम एक अनजान आदमी के घर अकेले रह रही हो, तुम हिंदुस्तान वापस चली जाओ। तुम यहाँ मेरे लिए आई थी ना, मुझे देख लिया और मिल भी ली, अब तुम वापस चली जाओ। इतने में किसी ने दरवाजे खटखटाया। वह मुझसे कहने लगी कि अपना फेस कवर करो। उसका पति अपने दोस्त जो मेरे मालिक थे उनको लेकर कमरे में आ गया। वह कहने लगी, मेरी दोस्त है, कुछ दिन पहले ही दोस्ती हुई है। मैंने हाथों के इशारे से उन्हें हेलो किया, क्योंकि मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि तुम उन लोगों के सामने बोलना मत, सिर्फ हाथ के इशारे से ही हेलो करना। मैं उसकी बात नहीं समझी, लेकिन जैसा उसने मुझसे कहा था मैंने वैसा ही किया। मेरी बहन ने मुझे इशारे से ही घर वापस जाने को कहा था, तो मैं घर वापस आ गई। एक बात जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी वह ये थी कि मेरी बहन अजीबोगरीब बर्ताव क्यों कर रही थी। शाम को मेरे मालिक मेरे पास मिठाई लेकर आए और मुझसे कहने लगे कि मैं शादी कर रहा हूँ, बहुत जल्द, ये लो मिठाई खा लो। मैंने कहा, किससे शादी कर रहे हो? कहने लगे, मैं अभी उसी लड़की के घर से आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग खोलने लगा, क्योंकि वो तो मेरी बहन के घर से आ रहे थे। मैंने रुकते रुकते उनसे पूछा कि उस लड़की का क्या नाम है, तो वो मुझसे कहने लगी कि उसका नाम सानिया है, वह हिंदुस्तानी है। मैंने फिर से डर कर उनसे सवाल किया कि क्या वह लड़की आपसे शादी करने के लिए तैयार है? मालिक ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, कल हमारी शादी है, तुम भी साथ चलना। ये सब क्या हो रहा था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने जल्दी से अपनी बहन को कॉल की, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैं रात तक उसे बराबर कॉल करती रही, लेकिन बाद में उसका नंबर बन जाने लगा। अगली सुबह अपने मालिक के कहने पर तैयार हो गई और फलों और मिठाइयों के टोकरे लिए मालिक की गाड़ी में बैठ गई। हम वहीं उतरे जहां हम कल गए थे। एक छोटी सी उम्मीद जो मेरे दिल में बाकी थी वह भी टूट गई। जब हम अंदर घर में गए तो मेरी बहन दुल्हन बनी हुई सामने ही बैठी थी। मैं उसके पास गई और इशारे से पूछा कि ये सब क्या है, तुम ये शादी क्यों कर रही हो? तुम तो पहले से शादीशुदा हो, तुमने तलाक कब ली? लेकिन उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे सवालों को इग्नोर करके वह अपनी शादी में लग गई। मेरी हालत यह सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी बहन मेरी मालकिन बनकर घर आ गई। अभी उन्हें कमरे में गए कुछ ही देर हुई थी कि कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से मालिक के कमरे में गई। मैंने वहां जाकर देखा वे ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। मेरी बहन अलमारी खोलकर बर्फ़ के टुकड़े एक एक करके बैग में डाल रही थी। मैंने उससे कहा कि ये सब तुम क्या कर रही हो? वह कहने लगी, मेरे पास अभी ये सब बताने का समय नहीं है। वह घर से बाहर जाने ही वाली थी कि अचानक गेट से पुलिस अंदर आती हुई दिखाई दी। इसी बीच में मालिक को भी होश आ गया और वह अपने कमरे से बाहर निकल कर आ गए। पुलिस ने मेरी बहन को अरेस्ट कर लिया। ये सब देखकर मैं दंग रह गई। मैंने उनसे कहा, सिर्फ वह बर्फ़ के टुकड़े चोरी किए हैं, उसको कुछ मत कहें। मालिक हंसने लगे और कहने लगे, ये बर्फ़ के टुकड़े नहीं बल्कि बहुत ख़ास और कीमती पत्थर हैं जिसकी स्मगलिंग करना जुर्म है। मेरी ये बात सुनकर बहन एकदम बोली कि मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी कुछ नहीं पता। अपनी बहन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि मेरी बहन को इस राज के बारे में कैसे पता। तब उसने बताना शुरू किया कि उसे पैसों का बहुत लालच था। हमारा पूरा बचपन गरीबी में ही गुजरा और गरीबी की खातिर कभी कभी तो हमें फाके करने पड़ते थे। अब हमारी माँ घर घर जाकर काम करती तो हम लोगों को मुश्किल से एक वक्त का खाना मिलता था। इन हालात की वजह से हमारे दिलों में बहुत गलत ख्याल पैदा हो गए थे। मैं तो काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन मेरी बहन बहुत जज्बाती थी और उसके दिल में लालच कूट कूट कर भरा था। एक तो बचपन की तंगदस्ती थी, दूसरा जैसे जैसे बड़े हो रहे थे उसका लालच भी बढ़ता जा रहा था। उसी वजह से उसने ये गलत कदम उठा लिया। मेरी शादी सऊदी में हुई थी तो मुझे लगा था कि जैसे अब मैं अमीर हो जाऊंगी। मैं बड़ा खुश हुई थी जब मैंने यहाँ अपने घर में चहल पहल देखी। लेकिन एक दिन मैंने अपने पति के पास बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े देखे। मैंने उन्हें छुआ तो मेरा पति बहुत गुस्सा हुआ और तब मुझे पता चला था कि वो बर्फ़ के गोले नहीं, हीरे हैं। मेरी आंखें खुली तो खुली की खुली रह गईं जब मुझे पता चला कि मेरा पति एक स्मगलर है और वो यहाँ पर
यही काम करता है। वह यहाँ से ये इतने ज़्यादा कीमती हीरे लेता है और आगे भेज देता है, यही उसका काम था। मैं ये सब कुछ जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी। उसके बाद मुझे मेरे पति ने इस काम पर लगा दिया। मैं जितनी भी लालची थी, लेकिन मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की कि अब तक तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब तुम यहाँ पर ये काम छोड़कर कोई अच्छा काम करना शुरू कर दो। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे भी इस काम को करने पर मजबूर कर दिया और आज मैं इस हालात में हूँ। ये बताकर वह रोने लगी। मालिक ने कहा कि मैं कोई स्मगलर नहीं हूँ, बल्कि कानून का रखवाला हूँ और ये मेरी ड्यूटी है। तुम लोगों को मैं रहकर मुजरिम को पकड़ना चाहता था, क्योंकि काफ़ी अरसों से ये जुर्म हो रहे थे, पर कोई मुजरिम हाथ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये भेष बदला। मैं उसी समय अपने मालिक के पैरों में गिर गई और कहा कि मेरी बहन को माफ़ कर दो, उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं अपनी बहन के गले लग गई और रोने लगी। लेकिन अब क्या हो सकता था, मेरी बहन को अदालत में पेश किया गया और उसके खिलाफ़ फैसला सुनाया गया। उसे सज़ा हो गई थी, लेकिन मेरी बहन ने ये सब अपनी मर्ज़ी से नहीं किया था। वो हालात से मजबूर होकर इस काम में शामिल हो गई थी। इसलिए मेरे मालिक से दरख्वास्त की कि वह मेरी बहन को कम से कम सज़ा दिलवाए। मालिक ने ही किया। मेरी बहन को 5 साल की सज़ा हुई, जबकि दूसरे लोगों को 20 साल की सज़ा हुई थी और यहाँ का कानून बहुत सख्त था। मैंने वहीं रहने का फ़ैसला किया। जब तक मेरी बहन यहाँ थी, वहाँ माँ को मैंने तसल्ली करवा दी थी कि वो अपने पति के साथ खुश है। मैंने सोचा था कि जब हम यहाँ से अपने घर वापस जाएंगे तो अपनी माँ को पूरी बात बता दूँगी। फ़िलहाल तो मैं अपनी बहन की सज़ा पूरी होने का इंतज़ार कर रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 5 साल गुजर गए। मेरी बहन रिहा हो गई और फिर हम दोनों अपने देश वापस आ गए। घर आकर मेरी बहन ने माँ से माफ़ी मांगी। माँ ने उसको सीने से लगा लिया। आज हम ये लोग एक साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।